बैठेंगे हम, हाँ बैठेंगे हम, वो घर से निकाल दिया। I'm sorry. Wait, sir. यहाँ बैठेंगे इस कुर्सी पे, हम सीट पे, यहाँ पे हमको निकाल दिया, इस गरम जहन्नुम में हमको भेजा। अब हमको बोलते हो बैठ जाओ इस सीट पर। लेकिन मेरी माता जी ने बोली, उन्होंने कहा कि घर में एक पागल काफी है, दो नहीं चाहिए। तो मैं एक को झेल सकती हूँ, दो को नहीं। कुछ ढंग का काम करो। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। कश्मीर लाइफ में आपका खुशामदीद। मैं हूं मसूद हुसैन। यादें की एक और कड़ी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आज की इस कड़ी में एक मुख्तलिफ शख्सियत से बात कर रहे हैं हम, जो पेशे से इंजीनियर है। बात करेंगे मारूफ कहानीकार हरिकृष्ण कौल के साहबजादे मनोज कौल के साथ। मनोज जी, आपका खुशामदीद। शुक्रिया मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये शुरुआत इस बात से करेंगे कि ये तहरीक कहाँ से आप तो पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन ये तहरीक कहाँ से आ गई कि आपको हरिकृष्ण कौल के अफसाने और शॉर्ट स्टोरीज जमा करनी हैं, जिसका ये कश्मीरी एडिशन रिसेंटली लॉन्च हुआ। तो ये ज़न कहाँ से आ गया, ये तहरीक कहाँ से आपको मिली? ये बात सच है कि मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, लेकिन ये बात भी बहुत सच है कि मेरे को बचपन से ही अदब का शौक था, लिटरेचर का शौक था। और जब कॉलेज में पढ़ाई का टाइम आया, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का टाइम, और मैंने बोला मैं ह्यूमैनिटीज़ पढ़ूंगा, और मेरे पिताजी ने इस बात का सपोर्ट किया। लेकिन मेरी माता जी ने बोली, उन्होंने कहा कि घर में एक पागल काफ़ी है, दो नहीं चाहिए। तो मैं एक को झेल सकती हूँ, दो को नहीं। कुछ ढंग का काम करो। तो मैंने इंजीनियरिंग करी, लेकिन दो चीज़ें बहुत मेरे साथ रही। एक, मुझे शौक था पढ़ने का, तो मैं काफ़ी कुछ पढ़ता था, वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ता था और अपने फादर के साथ डिस्कस करता था। और दूसरी मेरी एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी कि जो मेरे फादर की स्टडी थी छोटी सी, मैं शेयर करता था, मैं वहाँ पढ़ता था। और वो जब लिखते थे तो उनको कोई चाहिए होता था जिसको वो अपना रफ ड्राफ्ट सुनाए कि भाई मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा आज सुनी थी इसमें ऐसा करते हैं सर। सो मेरी एक खुशकिस्मती रही, जो भी बहुत बड़े बड़े अफसाने, उनके मशहूर अफसाने हैं, मैंने उनका पहला रफ ड्राफ्ट अपने फादर के मुंह से ज़बानी सुना है, और फिर उनको देखा उसको तराशते हुए फाइनल प्रोडक्ट के हिसाब से। तो मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी मेरा हैंडीकैप, कि मुझे नस्तालिक और उर्दू नहीं पढ़ना लिखना आता। तो उस चक्कर में मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे इनकी जो ये विरासत है, इसका कुछ कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को खुद आता नहीं था। लेकिन उसके बाद और सारी चीज़ें हुई, और फिर बात करेंगे, जिस कारण से फिर ये मुमकिन हुआ कि आज ये किताब सामने आई है। ये मनोज जी जो है कश्मीर में नहीं रहते। इंजीनियरिंग के फौरन बाद ही नौकरी के सिलसिले में कश्मीर से बाहर रहे, और बाद में माइग्रेशन तो हुआ ही, तो जिसमें उनके पेरेंट्स भी माइग्रेट हो गए। लेकिन ये आजकल अमेरिका में, अमेरिकन स्टेट टेक्सास में रहते हैं, और अपनी किताब, अपने वालिद की किताब की रस्म रोनुमाई के हवाले से श्रीनगर में तशरीफ आवर हुए हैं। तो इनसे पहले ये पूछ लेंगे मनोज जी कि आप अपने वालिद को कितना जानते थे, कौन थे वो? अफसाने निगाह तो ठीक, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी उनकी, तो क्या जानते हैं आप अपने वालिद के बारे में? सबसे बड़ी बात मैं अपने वालिद के बारे में ये जानता हूँ कि वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। उनसे अच्छा मेरा दोस्त आज तक नहीं कोई हुआ। ये उनकी शख्सियत का एक बहुत बड़ा जुज़ था कि वो एक स्टीरियोटिपिकल वालिद की तरह पेश नहीं आए कभी मेरे साथ। बराबरी का मुझे ओहदा दिया। जब हम कभी किसी किताब की, किसी कहानी की बात करते थे,
तो मेरी बात को बच्चे की बात समझकर इग्नोर नहीं इग्नोर करते। नहीं करते थे, वो उससे डिस्कस करते थे। सो ये मेरी खुशकिस्मती थी। तो उनकी शख्सियत ऐसी थी कि वो एनकरेज करना ही जानते थे, डिस्करेज करना नहीं जानते थे। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात रही। इस कारण से मुझे कभी कोई भी बात उनसे करने में कोई झिझक नहीं रही, सिवाय एक किस्म की बात, एक वर्ड है, आई डोंट नो उर्दू में आप क्या। कश्मीरी में हम भी बात कर सकते हैं कोई तो वहम वहम। वहम सो बहुत वहम वाले आदमी थे। तो उस कारण से जरा भी रिस्क जब होता था ना किसी चीज के लिए, बस रिस्क अवर्स। रिस्क का बस, तो मेरे को बोलते थे ये मत करो, ये मत करो। उसके अलावा बहुत सोच के हिसाब से, सोच के मामले में कोई रुकावट उनकी तरफ से नहीं थी। तो ये उनका सबसे बड़ा एक पहलू है उनकी शख्सियत का, जो मुझे अभी तक वो पेशे से वो काम क्या करते थे अफसाने लिखने के अलावा? हाँ, शुरू में उन्होंने नौकरी करी, ग्रेजुएशन के बाद वो पीडब्ल्यूडी में नौकरी शुरू करी उन्होंने। लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगा जिस तरह का काम करना पड़ता है, और उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी और उसके बाद वो लेक्चरर लगे कॉलेज में, बनते बनते फिर सीनियर प्रोफेसर वगैरह। फिर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ वो अपना प्रोफेसर रहे कॉलेजेस में, अलग अलग कॉलेजेस। पढ़ाते क्या थे? हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर। और लिखते किस ज़बान में थे वो? शुरुआत में उन्होंने शुरू जब करी लिखना कॉलेज के ज़माने से अपने, तो हिंदी में लिखते थे। और 1965 के आसपास उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मेरी ज़बान कश्मीरी है, तो मैं कश्मीरी में लिखूंगा। तो उन्होंने पहली अपनी जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन थी वो हिंदी में लिखी थी और हिंदी में शाया की थी। उसका नाम है इस हमाम में। तो इस हमाम में पहली उनकी कलेक्शन थी जो हिंदी में थी। उसके बाद उन्होंने 65 से आगे कश्मीरी में लिखा और कश्मीरी में ही लिखते गए अंटिल माइग्रेशन कश्मीर में लिखे। और उस माइग्रेशन के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी की अकेली एक पहली नॉवेल लिखी जो हिंदी में लिखी, व्यथ व्यथा। तो लेकिन 65 से लेके 2000 तक उन्होंने कश्मीरी में, केवल खालिस कश्मीरी में लिखा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बेसिकली आप जंदर मोहल्ले में रहते थे, तो मतलब वो जो मोहल्ला था जब आपका बचपन था, जब आपके वालिद जवान थे, तो क्या यादें हैं आपकी उस मोहल्ले के हवाले से? वो मोहल्ला हमारा यूनिवर्स था। हमारे घर और हमारा हमसाए जो लोग थे वही हमारी दुनिया थी। हमारे यार दोस्त भी उसी में रहते थे। मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे जो दोस्त थे और जो उनके साथ काम करते थे, वो या उसी मोहल्ले में या उस मोहल्ले के साथ या दरिया के उस साइड में रहने वाले थे। एक वो इलाका है कश्मीर का जिसको हब्बा कदल, द ग्रेटर हब्बा कदल। तो हमारे रिश्तेदार भी वहीं, हम भी वहीं। तो आसपास में ही सारा माहौल था। हमें पता भी नहीं था कि इसके अलावा भी कश्मीर में और कोई जगह है। तो हाँ, ये बात ज़रूर है कि अ, जो डाउनटाउन कश्मीर में एक रियल लाइफ रहती है,
जिसमें कोई झूठ और हाई ब्राउ एटमॉस्फेयर नहीं रहता है, उसके साथ हम सारे लोग काफ़ी कंफर्टेबल थे। और मुझे इतना याद है, मेरे वालिद जो थे एक गेजेटेड ऑफिसर हुआ करते थे, तो मोहल्ले में उनकी इज्जत थी उनकी शराफत के कारण, और इस कारण से कि लोग उनके पास अपनी सर्टिफिकेट साइन करने के लिए आते थे, अटेस्ट करने के लिए आते थे उनके पास। तो उनका एक उनके लिए एहतराम था पूरे मोहल्ले में। लेकिन मेरी जो आपने सवाल पूछा, और मैं सोच रहा हूँ इस टाइम पे कि इस सवाल का जवाब देने के लिए अगर मेरे पास कंपैरिजन होता तो मैं जवाब दे पाता। लेकिन जब तक मैं आरईसी कॉलेज, जो आज एनआईटी हो गया, जब तक मैं वहाँ नहीं गया, मुझे कुछ खास इसके अलावा, उस मोहल्ले के अलावा कुछ पता भी नहीं था। वही मेरे लिए मेरी दुनिया थी। तो और मुझे उस दुनिया को जज करने का या कुछ टाइम ही नहीं था, क्योंकि वही यही यार दोस्त है, यही मेरे खेलने की जगह है, यही मेरा दुकान है, यहीं पे मुझे डॉक्टर के पास जाना है। सो दिस वाज माय लाइफ, एंड सो मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा कि मेरे दैट्स ऑल आई न्यू, आई डिड नॉट नो एनी डिफरेंट। तो स्कूलिंग भी वही हुई मोहल्ले में? स्कूल बिस्कुल स्कूल था, सो थोड़ा सा दूर पुल बरशा पुल पार कर, और बट वहां भी मेरे दोस्त मेरे मोहल्ले वाले ही थे, हम साथ जाते थे, साथ वापस आते थे। सो कोई फर्क नहीं था। ये हमारी दुनिया थी, जानदार मोहल्ला और ग्रेटर हब्बा कदल, दैट वाज आवर लाइफ। क्या ये एनआईटी है? आरईसी के बाद जब आप फाइनली फारिगुल तहसील हो गए, मतलब आपने पास किया, ग्रेजुएट हो गए आप इंजीनियरिंग में, तो फिर आप एक बड़ी दुनिया का हिस्सा बन गए। आप दिल्ली चले गए काम करने में, तो कुछ शॉक तो नहीं लगा ना, कल्चरल शॉक? नहीं, वो कौन सा जमाना था? 1984? 1980 में, 80 में पास करके मैं चला गया दिल्ली में। तो हाँ, दिल्ली से मेरी वाबस्तगी थी दो दो कारण से। एक कि अक्सर हम लोग सर्दियों के 2-3 महीने छुट्टियों में दिल्ली जाते थे, जहाँ मेरे मामा का घर था, तो हम वहाँ रहते थे, 2-1 महीने जाते थे वहाँ पे। और दूसरा 1976 के आसपास मेरे वालिद साहब ने एमफिल और पीएचडी शुरू किया जेएनयू में, तो वो जेएनयू चले गए थे। अच्छा। तो विंटर में वहाँ जाता था, तो इस कारण से मुझे वहाँ की थोड़ी बहुत मैं जानकार था उस जगह से। तो दिल्ली में जब चला गया नौकरी करने के लिए 80 में, तो मेरे लिए कोई कल्चरल शॉक नहीं था। हाँ, कुछ नई नई चीज़ें ज़रूर देखने, हम लोग विंटर में जाया करते थे खाली। जब पहली बार समर देखी तो मुश्किल लगा, फिर जब पहली बार बरसात देखी तो पता चला क्यों बरसात का इतना पूरे लिटरेचर में जिक्र होता है। हर शायर बरसात के लिए परेशान परेशान क्यों होता, तब मुझे पता चला उस गर्मी के बाद जब बारिश हुई। तो हाँ, ये सब चीज़ें देखने को मिली और समझने को मिली दिल्ली जाके। लेकिन अदर देन दैट और कुछ मैं और मेरे दोस्त हम लोग कंपेयर करते थे दिल्ली को कश्मीर से, और हम कहते थे आपस में कि यार कश्मीर में 4 मौसम हैं, दिल्ली में 2 हैं। 2 है। कौन से 2? एक मूंगफली का और एक ठंडे पानी का, मशीन का ठंडा पानी, और या तो वो दुकान होती है मशीन का ठंडा पानी बेचने वाली, या फिर मूंगफली वाली। जैम कैश व्हीकल्स एक सायादार दरख्त की तरह कई खिदमात लोगों की आसानी के लिए फराहम करता आया है, जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तिजारती गाड़ियाँ भी मैसर होंगी और 2 व्हीलर व्हीकल्स भी दस्तयाब यहीं। आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो, उसके लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की खिदमात, अपनी गाड़ी के लिए जरूरी सामान खरीदना हो या चलते चलते गाड़ी खराब हो जाए और ठीक करानी हो, उसके लिए वर्कशॉप भी यहीं। तशरीफ लाएं जैम कैश व्हीकल्स, हैदरपुरा, श्रीनगर। हमें खिदमत करने का मौका दें। ये भी एक बड़ी वजह है ना, कश्मीर में 4 मौसम है तो 4 बार आपको कपड़े बदलने ज़रूरी है, आपको 4 डिफरेंट खाने तलाशने ज़रूरी है। इसलिए दिल्ली के मुकाबले में यहाँ की ज़िंदगी थोड़ी एक्सपेंसिव है।
वो वैसे पहाड़ों में वैसे वो प्रॉब्लम है हमेशा से रही है। एक और सब है, एक चीज बता दीजिए कि 90 में जो सिचुएशन बदल गई कश्मीर में और माइग्रेशन हो गया, तो उस माइग्रेशन ने आपकी फैमिली को कैसे इम्पैक्ट किया, और क्या आपको एहसास था कि ऐसा हो रहा है या होने जा रहा है? हाँ, हम लोग मैं दिल्ली में रहता था और दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन घर कश्मीर था। ज़ैंदर मोलावज़ घर, वहाँ पे रहते थे लेकिन घर कश्मीर था। तो साल में कम से कम 2 बार आते थे। 89 अक्टूबर में आया था, मैं हम दोनों आए थे यहाँ पे बच्चे के साथ। तो शुरुआत हो गई थी ये मिलिटेंसी का, और गोलियां और बम ये सब हो रहे थे। लेकिन अ, ऐसे मौकों पर न सिर्फ मैं लेकिन बहुत सारे आम लोग डिनायल में रहते हैं, ये चल रहा है, ये ऐसा कुछ बात नहीं है। फिर जब माहौल ज़्यादा ख़राब हो गया, तो मुझे याद है हम दिल्ली से फ़ोन करते थे अपने वालिद साहब को। घर में फ़ोन नहीं था, मोहल्ले में किसी और का फ़ोन था, उनके यहाँ बात करने को बुलाते थे, और मैं बोल रहा था आप बस छोड़ के आ जाइए, ये सही नहीं है जगह रहने की। लेकिन वो कहते क्या बेवकूफ़ है, ऐसा कोई घर छोड़ के जो भाग जाता है, ये सब होता रहता है, ऐसा थोड़ी होता। चलो तुम परेशान मत हो, कोई कोई चिंता की बात नहीं है, मेरा घर है। सो वो मेरे से ज़्यादा डिनायल में रहे। लेकिन फिर उसी टाइम पे क्या हुआ मुझे अब याद नहीं है, 89 दिसंबर में या जनवरी 90 में उन्हें एक अवार्ड मिला, सोवियतलैंड नेहरू अवार्ड, अच्छा। और उनको बोला गया वो दिल्ली में आए और अवार्ड लेने के लिए। और मैं भी खुश कि चलो भाई इसी बहाने आ जाएं। वो आ गए लेकिन फिर वापस ना जा पाए। उसके बाद जो हालात हो गए तो फिर वो वापस ना जा पाए। तो दोनों मतलब आपके वालिदैन आए थे? हाँ, दोनों आए थे, और मेरे दादाजी भी आए थे और मेरे ब्रदर भी आए थे जो यहाँ रहते थे। तो सारे आए थे, और फिर जा नहीं पाए वापस। इसका मतलब है कि जो जब वो तो अवार्ड लेने गए थे, हाँ, तो घर ऐसी था, हाँ, तो घर की सारी चीजें ऐसी थी। ऐसी ही थी। कभी कोशिश की आपने कि मतलब किसी जरिए से घर से कुछ चीजें ले आए आप, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन, आप तो मियाँ बीवी रहते थे दिल्ली में बच्चे समेत, तो उसके बाद आपके पेरेंट्स आ गए, दादाजी आ गए, तो आपको और चीजों की जरूरत पड़ी घर में, तो आपने कोई कोशिश की वो चीजें रिट्रीव करने की? नहीं, नहीं वो रिट्रीव करने का, क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली में ये मेरे साथ अकेले नहीं था, ये बहुत हज़ारों की फैमिलीज़ के साथ ऐसा हो रहा था। तो पहला ये काम था कि थोड़ा बड़ा घर किराए पे लिया जाए कि अब लोग ज़्यादा हैं तो रह पाएँ। तो पहला वो काम था, और वो काम किया। फिर धीरे-धीरे आप अपना सिस्टम सेट कर लेते हैं। अगर घर में 4 प्लेटें हैं तो 8 आ जाती हैं। तो उस तरीके से, और धीरे-धीरे ये सब ठीक हुआ। लेकिन फिर 4 साल बाद मुझे लगा कि भाई अब हमारा अब एक बैकिंग थी, जो घर था वो सब नहीं है, तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रेश। तो बाहर की एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, और मैंने दिल्ली की नौकरी छोड़ी, जो मैं 14 साल से नौकरी कर रहा था दिल्ली में, और वो छोड़ के मैं बाहर चला गया ओवरसीज़, वहाँ काम करने के लिए। इटली? मैं इटली में चला गया, शुरुआत में वहाँ चला गया काम करने के लिए। फिर वहाँ और जगह रहे, और फिर फाइनली 2000 साल के एंड में हम लोग यूएस चले गए, और तब से आज अब तक वहीं रहते हैं। पूरा परिवार हाँ। इंक्लूडिंग हरे कृष्ण? नहीं, नहीं, नहीं। हमने यहाँ पे क्या किया था, हरिकृष्ण कॉल शुरू में नहीं, बिकॉज़ वीज़ा वगैरह की दिक्कत होती है, आप नहीं जा सकते। बट वो वहाँ पे आए, हमारे साथ रहे, और फिर धीरे-धीरे
हुआ ये कि कुछ एलिमेंट हुई उनके साथ, तो वो बड़ा ही एक डिफ़िकल्ट पूरे फैमिली के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी उससे गुज़रना। तो हमने देखा कि अ, जो लफ्ज़ों के जादूगर थे, उनको अब लफ्ज़ भूल गए थे, वो बात नहीं कर पाते थे। तो और समझ नहीं आ रहा था सेंटेंस को शुरू करो और कंप्लीट कैसे करो। अ, वहाँ भी डॉक्टर को देखा, यहाँ भी, बट उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और सो इट वाज़ सैड टू सी हिम lose his memory and lose the skill of language, the use of language, जो लफ्ज़ों के जादूगर थे। जब वो 90 में अवार्ड लेने आए तो वापस आ नहीं पाए, तो उसके बाद का जो दौर था उनका, क्या यादें हैं आपको? वो मेरी यादें ये हैं कि एक तो दोबारा अपने आप को एस्टैब्लिश करना। सो ये जो हुआ, उसको छोड़ के अपने लिटरेचर के वर्ल्ड में अपनी जगह वापस बनाना। सो ये उनके लिए काम था, तो उन्होंने उसमें काफ़ी एक्टिव रहे उस काम में, तो ही वॉज वेरी बिजी विद दैट। और जैसे सारे कश्मीरियों के एक शौक रहता है, वो उनका भी था कि खाना पीना। तो उनका ये काम होता था कि सबसे अच्छा मीट कहाँ मिलता है और सबसे अच्छी मछली कहाँ मिलती है। तो मीलों दूर करके नहीं, वो जो है वहाँ की दुकान पे मीट सबसे अच्छा है, वहाँ मछली अच्छी मिलती है। और फिर उस ज़माने में चूँकि इतने लोग आ गए थे दिल्ली में, तो जो हमारी ख़ास सब्जियां होती हैं, शलगम, साग, ये सब चीज़ें, ये सब काफ़ी मिलने लगी दिल्ली में। तो किस दुकान से जाना है ये, तो वो जैसे एक तस्वुर रहता है कि जो जो आदमी इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ वर्ड, जो पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, वो अलग ही दुनिया में रहते हैं। वो ऐसे नहीं थे, उनको पूरा शौक था ये सब चीज़ों का भी, और घर गृहस्थी अच्छे से चलाना, और खाना पीना जो है बड़े तेज से हो जाए, अच्छे उनके शौक के जो खाने हैं वो रहें। दोनों काम उन्होंने साथ साथ किए। और उन्होंने फिर अपने आप को एक सवाल किया, अपने आप से सवाल पूछा कि क्या मुझे वापस हिंदी में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अब कश्मीरी ही एक अपना मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग माय क्रिएटिव टैलेंट रखूं, तो उसका ऑडियंस कौन है अब यहाँ पर, कौन सुनेगा, कौन पढ़ेगा? तो क्या मुझे वापस हिंदी में जाना पड़ेगा लिखने के लिए? तो ये बात उन्होंने काफ़ी मेरे साथ भी करी इस चीज़ को लेके, और फिर उन्होंने किया ये ट्रांजिशन वापस, और उन्होंने एक नावल लिखी, जो मैंने आपको कहा कि व्यथ व्यथा नाम से उन्होंने हिंदी में नावल लिखी, जो मेरे हिसाब से कश्मीर में जो हुआ 89-90 में, व्हाट लेड टू दैट, और फिर क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, मेरे हिसाब से उससे बेहतरीन क्रॉनिकल नहीं है इस पूरे इवेंट का। लेकिन नावल कौन पढ़ता है, और एक कश्मीरी की हिंदी में लिखी हुई नावल कौन पढ़ता है, स्पेशली अगर उसको बहुत ज़्यादा वो न मिले, हवा न मिले, हाइप न मिले। लेकिन मेरा वो प्रोजेक्ट रहेगा, इस प्रोजेक्ट ने मेरे को कॉन्फिडेंस दी कि कुछ काम किया जा सकता है। तो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो रहेगा, वन ऑफ द नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स रहेगा कि वो जो व्यथ व्यथा है उसको दोबारा से पब्लिश करके उसको वाइडर पब्लिसिटी और उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि अक्सर देखेंगे आप, उस टाइम के ज़माने में लोग एक्सट्रीम व्यू पेश करते हैं।
और सुपरफिशियल बहुत हद तक। लेकिन उस नॉवल में आपको सुपरफिशियल नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। जो नरेटर है वो खुद अपने से सवाल पूछता है कि क्या सच ये है या सच ये है, या दोनों सच है या दोनों गलत है। मेरे वालिद साहब की जो भी उन्होंने लिखा है, मैं अगर अपने आप बताऊं कि उसका कॉमन थ्रेड क्या है, उसका कॉमन थ्रेड ये है कि उनकी राइटिंग प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है। वो आपको नहीं बताते हैं कि ये सही है ये गलत है। वो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और बहुत बार ये भी सोचने पे मजबूर करते हैं क्या इसका कोई मतलब है सोचना कि क्या सही है क्या गलत है। इज इट इवन रेलेवेंट कि क्या सही है क्या गलत है। और यही सब सहज तरीके से इस नॉवल व्यथ व्यथा में दर्शाया गया है। जो आपकी खुद अपनी मेमोरीज हैं माइग्रेशन की, आपने क्या देखा? बहुत सारे लोग चले गए कश्मीर से, वजह जो भी हो दुनिया जानती है, लेकिन आपने क्या देखा? ह्यूमन कंडीशन उस वक्त की क्या मेमोरीज हैं आपको? पहली मेमोरी जो मेरे को शॉक लगा, वो शॉक ये लगा मेरे को कि पूरा हिंदुस्तान उनके कान पे जूं न रहेंगी इस चीज की। मुझे लगा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है और हजारों लाखों की तादाद में लोग माइग्रेट कर रहे हैं, तो कुछ हो जाएगा। मतलब किसी को कुछ इस बात का कुछ होगा और कुछ होगा। नॉट ओनली सरकार बट जो कॉमन लोग है, लेकिन कॉमन लोग भी रिलेट नहीं कर पाए इस चीज से। तो ये बड़ा अजीब है कि अगर आपके साथ एक बहुत बड़ा कोई हादसा हुआ और आपके बगल वाला जो है उसको समझ भी नहीं पा रहा है। जैसे हमारे वहाँ पे हमसाया लोग बहुत बार बोलते थे, आप क्या कश्मीर कश्मीर बोलते हो, परेशानी है वहाँ पे। हम तो अभी गए कश्मीर, वहाँ तो सब ठीक था। कहाँ गए? हम वैष्णो देवी होके आ गए। उनको पता था वैष्णो देवी जाना इस कश्मीर। तो कहते वहाँ तो सब अच्छा है, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं लगी हमको, तो आप क्यों आ गए? तो अब क्या किसको क्या सुनाए आदमी। तो पहला जो मेरे को शौक था वो ये शौक था। दूसरा एक्सपीरियंस ये था कि अ, बहुत लोग जो थोड़े बहुत फॉर्चुनेट थे, जैसे हम थे, हमारा कोई एक ठिकाना था वहाँ रहने में, तो इसलिए हम वहाँ रह पाए। बहुत लोग जो हमारे यार दोस्त थे, रिश्तेदार थे, जब तक उन्होंने अपना कुछ ठिकाना न बनाया तो हमारे यहाँ आते थे या किसी और के यहाँ रहते थे। तो उस ज़माने में प्राइवेसी वगैरह फैमिलीज़ में जो है वो कम हो गई, क्योंकि जगह ही नहीं थे। तो सब लोग अब वापस आ गए, और आपके रिश्तेदार हैं उनके लिए भी जगह ढूंढनी है, नौकरियां उनके लिए, वो भी पढ़े लिखे, कोई नौकरी ढूंढे। तो सब लोग इन्हीं कामों में लगे हुए थे। तो उस कारण से दिमाग में आदमी सडनली वल्नरेबल फील करने लग गया कि एक हादसे ने हमारे पूरे खानदान की जिंदगी बदल दी। तो ऐसा कुछ कर लिया जाए जिससे एक स्टेबिलिटी रहे कि हम लोग दोबारा वल्नरेबल ना रहें। तो मैं समझता हूँ किसी लेवल पे हमारे घर में भी जो बात होती थी, और मेरी मदर भी खास कर कहती थी, देखो उसका बेटा बाहर चला गया, इसका बेटा बाहर चला गया। तो कहीं लग रहा था कि हम वल्नरेबल हो गए, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। तो हम थोड़ा सा सरमाया दोबारा से इकट्ठा कर पाए। तो वो एक फैक्टर भी था मेरा बाहर जाने का। तो ये चीजें थी, एपैथी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सराउंडिंग, योर पीपल हु लिव्ड अराउंड यू। गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं करूंगा मैं। और दूसरा वल्नरेबिलिटी। सो ये फीलिंग्स पैरामाउंट थी मेरे दिमाग में। और फिर जैसा हर जगह होता है, लोग अडेप्ट करते हैं सिचुएशन के साथ। सब ने अडेप्ट किया, सब ने जीना सीख लिया इसके साथ, तो जिंदगी आगे बढ़ती गई। जम्मू में ये सिचुएशन थी या सेम थी? नहीं, जम्मू में तो कुछ तो फर्क था। मुझे जम्मू में उतना पता नहीं होगा। पता नहीं था जम्मू का।
बट सुनते थे कि वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि जैसे जम्मू में टेंट थे और जम्मू में ऐसी जगह थी जहाँ पे मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किए गए थे। दिल्ली में ऐसा कम था, वहाँ कोई धर्मशाला में कुछ देर के लिए लोग रहे थे या मंदिरों के किसी कंपाउंड में रहे थे, किसी स्कूल के कंपाउंड में रहे थे, लेकिन टेंट वगैरह टाइप की चीज़ें दिल्ली में नहीं रही। तो लोगों ने किसी तरह से अपने वो अरेंजमेंट कर लिए वहाँ पे। सो उस हिसाब से जम्मू और दिल्ली में कुछ फ़र्क नहीं, लेकिन जम्मू ज़्यादा करीब था कल्चरली और उस हिसाब से स्टेट का हिस्सा था। स्टेट का हिस्सा था, तो वो ज़्यादा कंफर्ट लेवल थोड़ा ज़्यादा था जम्मू में दिल्ली के मुकाबले। तो जब आपके वालिद साहब ये माइग्रेशन की बात करते थे, तो एक तो उन्होंने नावल लिखा, ठीक, उन्होंने कुछ अफसाने भी उस सुप्रिट में लिखे, वो जो दौर था, लेकिन अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशंस में उनकी क्या सोच थी, उनको क्या कहते थे? वो टूट गए थे क्या? टूट नहीं गए थे, लेकिन उनको बहुत दुख हुआ कि जिस जिस चीज़ का एक हिस्सा था, उस चीज़ ने मेरे को अलग कर लिया अपने से। वो उस चीज़ को कभी उससे रिकंसाइल नहीं कर पाए। शिनाख्त छीन ली, हाँ, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी छीन ली। मैं वो था, मैं एक कश्मीरी था, कश्मीर रहने वाला, कश्मीर मेरा घर था, और वो अब मैं नहीं हूँ। इस चीज़ से रिकंसिलिएशन उनके लिए बहुत मुश्किल था और शायद नहीं हो पाई, कभी नहीं हो पाई रिकंसिलिएशन इस चीज़ से। मैं कश्मीरी हूँ लेकिन कश्मीर में नहीं रहता हूँ, और उन्होंने ये कहानी में भी लिखा है, अपनी किताब में एक प्रीफेस में भी लिखा है कि शिनाख्त मेरी क्या है मुझे नहीं पता अब। मैं कश्मीरी हूँ या इस पार का कश्मीरी या उस पार का कश्मीरी, अब मुझे अपनी शिनाख्त नहीं मालूम क्या है। तो ये शिनाख्त का जो मसला था, चक्कर पोस्ट माइग्रेशन, क्या इस सब उन तमाम लोगों में आपने पाया जो माइग्रेट हो गए थे, या सिर्फ हसास तबके में? नहीं, हर ये कॉमन वाइड स्प्रेड था, लेकिन मेरे वालिद साहब जो कि वो राइटर थे, तो उसको वो आर्टिकुलेट करना आता था उनको, वो कह पाते थे। मेरी मदर जैसी थी वो, अब राइटर नहीं है, बट शी हैड वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, तो वो उस हिसाब से अपना इमोशनल उनका होता था कहना, वो नुआंस नहीं कहते थे, वो इमोशनली सेंटिमेंटल होके कहते थे। और ऐसे ही बाकी सारे जो हमारे जान पहचान के लोग थे, ये रिकंसिलिएशन जो है ना, ये नहीं हो पाई। और मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा। मेरी वाइफ एक बार वो स्कूल में पढ़ाती थी, तो वो स्कूल से शाम को बस में घर आई जहाँ हम रहते थे, तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई, मुझे कहा उन्होंने कि गर्मी थी बहुत, जून की शिद्दत की गर्मी दिल्ली में, और वहाँ पे स्टॉप पे बस रुकती है, आगे पीछे नहीं रुकती। तो एक बुजुर्ग से एक जोड़ा आदमी और औरत, वो हाँफते हाँफते स्टॉप से दूर बस वाले को बोल रहे थे, और दिल्ली के जो बस ड्राइवर बड़े अक्खड़ टाइप के लोग होते हैं, लेकिन उसको उन पे तरस आया बुजुर्ग देखकर और रोका, और वो हाँफते चढ़े बस में, और बस में चढ़े तो दिल्ली में अक्सर ऐसा नहीं होता है, लेकिन किसी ने उनको देखा, उनकी हालत देखी और बोला आइए बैठिए आप। तो ये तो बहुत अच्छी बात करी उस आदमी ने जिसने भी कहा। तो लेकिन ये जो बुजुर्ग आदमी थे, तो ये बरस पड़े उस पे, कहते हुए कि बैठेंगे आप बैठेंगे, अब वो घर से निकाल दिया। I'm sorry. सर, यहाँ बैठेंगे इस कुर्सी पे, हम सीट पे, यहाँ पे हमको निकाल दिया, इस गरम जहन्नुम में हमको भेजा, अब हमको बोलते हो बैठ जाओ इस सीट पर। वो आदमी जो बेचारा जो शरीफ आदमी ने सीट दी, उसको कह रहा है यार मैंने क्या गलत किया। तो ये एक आइडेंटिटी की क्राइसिस थी कि जिस समाज ने आपको जगह दी उस मुश्किल में आपके लिए,
आप उनके साथ आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहे थे। आपका दिल और दिमाग यहाँ था, वादी में था, लेकिन आपका जिस्म वहां पर था। लेकिन वो रिकंसलेशन, मतलब कभी खीरवानी का मेला होता है तो अब भी कि शायद आज हुआ है वहां से, तो वहाँ मैं कई बार गया तो देखा मैंने एक, मतलब एक तब्दीली आ रही है कम्युनिटी में, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में। दोस्तों से मिला, हाँ ये हमारी बहू है, तामिल है, किसने कहा है मेरा सन इन लॉ है, ये मराठी है। मराठी है। मतलब वो आइडेंटिटी मुझे लगता है कि मतलब हाँ, that has started getting diluted. yes, that is a fact. That's a fact. It was inevitable, क्योंकि यहाँ आप एक खास दायरे में रहते थे। जब आप बाहर जाएंगे तो आप जिस समाज में, जिस माशरे में रहेंगे, उन्हीं के साथ आपका मिलना उठना बैठना होगा। तो ये तो हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा उस तरह से आइडेंटिटी का। सो आइडेंटिटी का डाइल्यूशन अगर होता है कि आपको एक नॉन कश्मीरी के साथ आपका रिश्ता बनता है, एक किस्म का होता है। लेकिन अगर आपका आइडेंटिटी का क्राइसिस होता है जब आप घर में ना रहे, मजबूरन बाहर चले जाएं, तो वो अलग किस्म का होता है। क्योंकि बहुत बार होता है ना मन लोगों का कि यार मैं किस दिन बात तो करूं। अब जैसे मेरे दादाजी थे, तो वो माइग्रेशन के 2-1 साल बाद वो गुजर गए, तो उनको इस बात का बड़ा दुख था कि मैं इस बेगानी ज़मीन में मैं अपनी अंतिम सांसें ले रहा हूँ। और उनका ये कहना होता था कि सैकड़ों सालों से जिस घर में मेरे जो परवरिश, जो दम तोड़ा मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, उस ज़मीन पे नहीं हूँ मैं। यहाँ बेगानी जगह पे आके अब दिल्ली में हूँ यहाँ पे। तो he could not reconcile to that. So ये जो फिर एक हर कश्मीरी के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि इस दुनिया में सबसे अच्छी जगह कोई है तो कश्मीर। कश्मीर भी, और सबसे अच्छे लोग हैं तो कश्मीर हैं, अक्लमंद है तो कश्मीर है, शक्लमंद है तो कश्मीर है। तो ऐसे लोगों को जब आप अब कश्मीर में भी रहने देते हो, तो अब वो कौन है? वो लोग हैं जो अक्लमंद सबसे हैं ज़्यादा, और अब लेकिन रहते हैं वहाँ हैं जहाँ सारे अक्लमंद लोग नहीं है। तो ये बड़ी अजीब सी क्राइसिस रहती है। तो इसने लेकिन ट्रॉमाटाइज किया लोगों को। लेकिन जैसे बोलते हैं टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। सो धीरे धीरे इन चीज़ों से आदमी अडेप्ट करके आगे बढ़ा। 1996 से जम्मू कश्मीर में अवामी सरकार आई, मतलब वापस हो गया। 90 में कोलैप्स हो गया सिस्टम, 6 में वापस आ गया। और तब से जो भी सरकारें आई, उन सब सरकारों का ये मुद्दा रहा है, पब्लिकली स्टेटेड, एक दिल्ली में भी और श्रीनगर जम्मू कश्मीर की सरकार में भी, कि कश्मीरी पंडित्स को हमें वापस लाना है। पॉलिसीज बन गई। बाकी आपको लगता है कि कुछ हो रहा है, होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, विलिंगनेस है? वो भी सबसे बड़ी बात है। और आपको मैं टेक्सास से ला नहीं सकता है ना, मैं कितनी भी कोशिश करूं। क्या है, हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? आई डू नॉट नो। मैं इस बात से बिल्कुल मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ कि क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बट नहीं लिए जा रहे हैं। और ये कहने की बातें हैं। अगर आपको अगर जैसे यहाँ बोलते हैं लोग कि आप वेलकम हो, अगर वो वाकई में चाहते हों तो वो ये मुमकिन कर सकते हैं, दिखाकर आ जाओ जी यहाँ पे ऐसे। अगर वहाँ की सरकार बोले कि हाँ जी हम आपको यहाँ पे ले जाना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी अपनी समझ है कि ये दोनों साइड से शायद लफ्ज़ों तक ही महदूद है। दोनों साइड से लफ्ज़ों तक ही महदूद है, एक्शन में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर वापस आ जाएं
तो क्या सारे लोग वापस आ जाएंगे छोड़ के, जहाँ पे अपना आजकल का वो धंधा करते हैं, काम करते हैं, क्या वापस आएंगे? नहीं। लेकिन जैसे मैं आपको शुरू में कहा, जब मैं दिल्ली में 14 साल काम करता था, वहाँ रहता था, नौकरी करता था, लेकिन घर इसको कहता था। वो घर आज भी यही है। जब मैं आज आया यहाँ पर और मेरे यार दोस्त मिले यहाँ पे, उनसे मैं रहा, मिला, इतने अच्छे से टाइम मिला, तो ये जो घर है ना, नहीं तो क्यों मैं जो मेरी क्लास फेलो थी, जो जिनको मैं आज 50 साल बाद मिला, कल मैं किसी की शादी में गया था, 45 साल बाद उससे मिला मैं। इतना जमाना गुजर गया बीच में। अगर ये मेरा घर नहीं होता तो मैं कैसे उसके साथ आज इतने अच्छे से गुजरता, टाइम गुजारता अच्छे से, मन से। तो मेरे ख्याल से जब आपका कहीं घर होता है, ज़रूरी नहीं कि वहीं आप नौकरी भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो। घर की एक अपनी एक मायने होता है। घर होता है जहाँ आपको लगता है कि ये मेरी जगह है, यहाँ का मैं आदमी हूँ। नौकरी करने आदमी कहीं भी बाहर जा, तब भी बहुत सारे कश्मीरी लोग गुरेज में जाके काम करते थे, स्टोर में जाके काम करते थे, मगर घर तो यही था ना। तो आज स्टोर गुरेज की जगह पे जगहें दूर हो गई हैं, लेकिन मुझे लगता है ये लफ्ज़ों तक महदूद है अभी दोनों साइड से। हम तो बात करते करते आगे चले, कहा लेकिन मैं पूछना ही भूल गया कि आपका घर, उसका क्या हाल है? जो यहाँ का जंदर मोहल्ले का घर है, तो उसका कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, वो घर हम गए थे 2012 में, यहाँ आया था मैं, अपने बच्चों को लेके आया था, अपने वालिदा को भी साथ लाया था। मेरे वालिद साहब गुजर गए थे, मेरी मदर के साथ में आया था यहाँ पे। तो वहाँ पे हम गए और वहाँ कोई फैमिली नहीं रहती है, वहाँ पे वो गारमेंट फैक्ट्री टाइप की है। तो वहाँ एम्प्लॉयज़ थे जो वहाँ पे सिलाई वगैरह काम और कपड़े धोने इस्त्री करने का काम करते थे। तो उनसे बात करी हमने। उन्होंने खुद ही उस पर कब्जा किया, वो बेचा? नहीं, वो बेचा। अच्छा, वो बेचा आपने? हाँ, हमने बेचा। ये बात अलग है कि वो किस दाम बिका। किसी ने हमको फ़ोन किया, मेरे फादर को फ़ोन किया कि 2000 में ही, लगभग उसी ज़माने में 2000 में, कि भाई आप हो नहीं, घर यहाँ है और आप चाहो तो इसके पैसे ले सकते हो। तो ठीक समझा उन्होंने उस टाइम पे कि जितने भी थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं ले ले, और तो बेच दिया। तो 2012 में आप फिर गए? 2012 में गए हम देखने के लिए उन घरों में, उन कमरों में जहाँ मैं रहता था, जहाँ मेरे वालिद साहब रहते थे और जहाँ वो अपनी कहानियाँ लिखते थे। वो सब जगहें देखी हमने। ये जब आपके वालिद साहब माइग्रेट हो गए तो वो गए थे अवार्ड लेने, जैसे आपने फरमाया, लेकिन उनकी जो, मतलब मान लीजिएगा मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, इतना मेरी भी अपनी एक स्टडी है, मेरी भी अपनी एक लाइब्रेरी है, तो मैं शायद उस लाइब्रेरी को छोड़कर कहीं दूसरी जगह काम कर ही नहीं सकता। आप समझ गए मेरी बात? कुछ कोशिश की आपने, वो उनकी हो सकता है तहरीरें थी, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हूँ, कुछ किताबें हूँ, जब आपने बेच दिया तो तब कोई रही नहीं ना। वो तो दिल्ली कोई बंदा आ गया यहाँ से, कश्मीर से कोई आदमी आया, कागज लेके आ गया, वहाँ साइन किया। जहाँ तक किताबों का सवाल है, तो वालिद साहब ने बहुत जल्दी ही किताबें अपनी दोबारा से इकट्ठा, उनकी लाइब्रेरी बन गई, 1-2 साल में ही बन गई वहाँ पे उनकी लाइब्रेरी। लेकिन हाँ, जो उन्होंने लिखा था, वो उस ज़माने में कंप्यूटर तो नहीं थे, हाथ से लिखते थे, वो नहीं था। और वो हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल दरपेश आई जब हमें ये सब करना था काम, कि हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं था, हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट कुछ नहीं था। और इस सब चीज़ों को और भी ज़्यादा मुश्किल बना दिया इस बात से कि 2003 में पहला हमको इंडिकेशन मिला कि उनकी अब तबीयत ठीक नहीं है। तो इसलिए अगर वो उनके पास कुछ होता भी कहीं पर भी, तो वो हमें नहीं बता पाए और हम भी नहीं जान पाए। लेकिन हाँ, एक बात मुझे ज़रूर याद है कि जब मैंने आपको कहा कि वो हिंदी में ट्रांजिशन कर रहे थे लिखने में,
तो उस ज़माने में बहुत लोग उनके पास आते थे टीवी सीरियल के पायलट लेने के लिए और लिखने के लिए, तो काफ़ी लिखते थे। अभी फिर तो हमने अपना घर छोटा-सा एक दिल्ली में बनाया था, एक फ्लैट ले रहे थे। तो अभी मैं आया था दिसंबर में, तो वहाँ मैंने अलमारियों से निकाले कुछ कागज़ उनके हाथ से लिखे हुए, और मैंने वो बहुत सारे उनको तनवीर को भेजा, वो बैंगलोर में। मैंने कहा मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, आप इसको पढ़ो और देखो इसमें क्या क्या है और क्या नहीं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। कुछ और कागज़ भी मैं इस बार जाके फिर उनमें से ढूँढूँगा जो उनके हाथ से लिखे हुए हैं। तनवीर के कहने के हिसाब से इनमें जो है जो छपी हुई कहानियाँ हैं, उनके फर्स्ट ड्राफ्ट हैं। लेकिन कुछ चीज़ें नई भी हैं शायद। तो अब वो हम कोशिश करेंगे। उनमें कोई तरतीब नहीं है, वो लूज़ शीट है। तो उन लूज़ शीटों को अब इकट्ठा करके देखना है कि उसमें क्या-क्या चीज़ मिलेगा। तो वो हम करेंगे कोशिश। अभी हम आइडेंटिटी की बात कर रहे थे, जो काफ़ी हद तक आप भी इस पर मुत्तफ़िक हैं कि कंप्रोमाइज़ होगी या हो रही है, क्योंकि वो तो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। यू यूज़ इट और यू लूज़ इट। आप एक मखसूस यू अडैप्ट इट, तो आपको अडैप्टेबिलिटी का मसला तो रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग, मतलब जैसे आप इटली गए, इंडोनेशिया गए, ये किसी और मुल्क में गए, उसके बाद यूएस में सेटल हो गए, तो ये जो कश्मीर कल्चर, कश्मीर ज़ुबान, कश्मीर खाना-पीना, इसको आप तब्दील करते हैं कि डू व्हाट रोमन्स आर डूइंग, और आप रिटेन भी करते हैं कुछ चीज़ें? बहुत ज़्यादा रिटेन करते हैं, बहुत ज़्यादा रिटेन करते हैं। और मेरे ख़्याल से ये शायद इसका एक रीज़न ये होगा कि जो चीज़ आपकी खो जाती है, उसके लिए आपका वैल्यू ज़्यादा होता है। जब मैं यहाँ था, मेरी ज़बान कश्मीरी थी, तो मुझे कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं थी। नहीं, अब जब मैं यहाँ से दूर हूँ, तो मेरे लिए ये परेशानी की एक सो हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ सेटल्ड हैं वहाँ पर भी। तो वहाँ पे हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि हम प्रोबेबली लास्ट जनरेशन हैं, जिनकी पहली ज़बान कश्मीरी है। अच्छा। अब हमारे बच्चे जो हैं, वो समझ पाते हैं और ज़रूरत पड़ने भी बोल भी सकते हैं, लेकिन ये उनकी पहली हमारी ज़बान नहीं है। ज़बान नहीं है। फिर हमारे बच्चों के बच्चे, उनके लिए दूसरी, तीसरी ज़बान भी नहीं है। वो हमको घर में सुनते हैं ये कहते हुए, ये बात करते हुए। तो हमने बड़ा रिसेंटली कुछ इनिशिएटिव्स शुरू करे हैं कि इसको प्रिज़र्व करने के लिए। तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी हैं। उसमें बड़ी अजीब-सी बात हुई, हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी सोच के कि बच्चों को, छोटे बच्चों को जो 6, 7 साल, 8 साल, 10 साल या कुछ टीनेजर्स भी हैं, उनको सिखाएँगे। लेकिन जल्दी ही हमको पता चला कि हमें उनके सोर्स पे जाना है, उनके पेरेंट्स को पहले सिखाना है, क्योंकि वो हमसे तो आधे घंटे का लेसन लेंगे, लेकिन घर में फिर कोई बैकअप करने के लिए नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि पहले उनके पेरेंट्स जो है, जो 30 के हैं, 40 के आसपास हैं, तो पहले उनको सिखाएँ, ताकि वो फिर अपने बच्चों को सिखा पाएँ। उसी अ, उसी पहल के अंदर हमने एक और किया कि हम लिटरेचर जो है, कश्मीरी लिटरेचर, उसकी हेरिटेज प्रिजर्वेशन की अभी शुरुआत करें। बहुत ही छोटा-सा हमने काम शुरू किया है अभी 4-5 महीने से। बुक क्लब है, कहानियाँ, मैं अपने वालिद साहब की कहानियाँ पढ़ता हूँ या जिसके और की मिलती हैं, वो पढ़ते हैं। और फिर यहाँ के जो नामवर हस्तियाँ हैं, जो लेकिन काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं और जिनकी समझ पूरी है, तो उनको हमने बुलाया और एक ज़ूम सेशन करवाया, ताकि वो बोल पाएँ कश्मीरी लिटरेचर के बारे में, अपनी जो उन्होंने कहानियाँ लिखी, कविताएँ लिखी,
नॉवलें लिखी, रिसर्च किया, उसके बारे में लोगों को बताए। तो ये हमने शुरुआत करी है और उम्मीद है कि आगे इसमें और काम करेंगे। कश्मीर का वैसे भी मतलब वाजवान कंट्री है। यहाँ के अपने पकवान हैं, यहाँ की अपनी खाने की अपनी परंपराएं हैं। यहाँ मतलब कश्मीरी पंडित शायद पहला और आखिरी हिंदू है जो हलाल 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 ही पसंद करता है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन अब जब आप परदेश में तो कैसे मैनेज करते हैं आप सब? हम हलाल ही खाते हैं। हम वहाँ पे ढूंढते हैं जो हलाल बूचर हो और उससे ही हमें मीट लेना पसंद होता है। और खाने पीने की तहजीब ज़रा भी बदली नहीं है, त्योहारों का मनाना ज़रा भी बदला नहीं है। जैसे आपको पता है हमारा शिवरात्रि सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, बहुत आज भी वैसे ही मनाते हैं वहाँ पर जैसे यहाँ मनाते थे। पहले पहले क्या होता था, ऑर्गेनाइज नहीं था ज़्यादा, तो सब लोग घर में अपने कुछ जितना जिसको याद है पाठ वगैरह वो पढ़ते थे, और घर में अगर बुजुर्ग हों तो वो कुछ करते थे लीड इस चीज़ को। फिर धीरे धीरे यूट्यूब आ गया, तो यूट्यूब चलाते हैं आप, और पंडित जी है नहीं, आप यूट्यूब पे चलाते हो और करते हो शिवरात्रि की पूजा। अब ये हो गया है कि अब हम अरेंज करते हैं, जैसे दिल्ली में कोई पंडित जी हैं तो हम एक जूम सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, वो यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, अब इसको यहाँ पे रखो, इसको ऐसे करो, और वहाँ पे जो सारे लोग अपने अपने घरों में पूजा कर रहे होते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो आज भी हमारे लिए शिवरात्रि सबसे बड़ा फेस्टिवल हमारा है। और बाकी जो फेस्टिवल हैं छोटे बड़े, आपको शायद हैरानी उस बात को, लोग मनाते हैं। जो हमारे पान होता है, मीठी रोटियां बनाने का, वो बहुत पॉपुलर अभी भी है, सब लोग मनाते हैं अच्छे से। नवरे जो नया साल हमारी शुरुआत होती है, और कोशिश रहती है कि यम्बुरजल फूल, उसमें हमारा एक ट्रेडिशन रहता है कि एक दिन पहले रात को एक थाली में चावल, अखरोट, दही और फूल, और अगर खासकर यम्बुरजल डैफोडिल हो तो ज़्यादा अच्छा रहे। और सवेरे नींद से उठ के आप पहले नज़र उस पे डालो, और भगवान की फ़ोटो हो तो आज भी वही करते हैं, कोशिश करते हैं कि एक डैफोडिल मिल जाए, यम्बुरजल मिल जाए वहाँ रखने के लिए। अपने खाने पीने और तीज त्योहारों की रस्म जो है मोस्टली बरकरार है। तो नून चाय पीते हैं आप? बिल्कुल पीते हैं नून चाय। तो अमेरिका में नून चाय होती है? चाय यहाँ से लेके जाते हैं, अच्छा। चाय यहाँ से लेके जाते हैं, लेकिन आजकल अब ऑनलाइन भी मिलती हैं, लेकिन हम आते ही हैं हर साल दिल्ली विल्ली, तो हम खुद पसंद करते हैं लेना, लेकिन बहुत बार हमने मंगाई भी है। हमारे जैसे बच्चों की शादियां हुई तो बहुत ज़्यादा लोग बुलाए थे हमने शादी में, जैसे आते हैं यहाँ पे हर फेस्टिवल में, तो उस टाइम पे हमने ऑनलाइन मंगवा ली। अब ऑनलाइन कनगिश भी आ जाती है कश्मीर से। अच्छा। हाँ, मैं आपसे पहले कह रहा था कि अगर एक बार आप हमारे घर के दरवाजे के अंदर घुसें तो आपको नहीं फर्क पड़ेगा कि ये ज़ंदारमौल है या ये अमेरिका है। इतनी अटैचमेंट होती है बेसिकली, ऐसा होता है, ऐसा मतलब जो लोग पले बड़े हैं यहाँ पे, उनके अंदर से आप कश्मीरियत नहीं निकाल सकते। उन सब एक बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जब से पिछले 90 से एक जो सिचुएशन उभर गई कश्मीर में, उसमें पहले तो कश्मीरी इंडिविजिबल था, कश्मीरी चुकौशर। तो वो भी गांधी ने एक बार लिखा था कि एक तो वैसे भी मशहूर है कि उसको जब रोशनी की किरण दिखी तो उसको कश्मीर में दिखी, लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ हिंदुओं को मुसलमान से अलग करना मुश्किल है। लेकिन वो जो सिचुएशन उभर गई, बहुत कम लोग हैं जो कश्मीर को सिर्फ कश्मीरी देखते हैं, कश्मीरी के निगाह से ही देखते हैं। अब इसमें एक बड़ा
तब्दीली आ गई है, मीडिया, पॉलिटिक्स जो भी है, हिंदू जाविये से देखो, मुसलमान जाविये से देखो, ये जो मतलब मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा कि क्यों हो रहा है या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन जो डायस्पोरा कश्मीरी है वो भी ऐसा ही है क्या? इसका जवाब हाँ और ना में दोनों हैं, दोनों चीजें हैं। हमारा जो पास्ट है, there is a lot to be proud of in our past, but there are things that we have to be ashamed of. अगर हम दोनों को एक्सेप्ट ना करें तो ये हमारी कमजोरी रहेगी। सो हमें दोनों चीजों को एक्सेप्ट करना है। अब एक एक्सट्रीम व्यू होता है, कभी भी हो जाता है, एक्सट्रीम व्यू हो जाता है एक साइड का कि भाई कुछ अच्छा है ही नहीं वहां पे, जो बुराई हुई बस वही सच्चाई है। और दूसरा एक्सट्रीम व्यू होता है कि जो बुराई हुई वो तो अब पता नहीं क्या हुआ जो हुआ, लेकिन असली में अच्छाई है। मेरे अपने हिसाब से अगर हम जजमेंट को छोड़े कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है, और इससे फोकस हटा के अपनी कश्मीरी आइडेंटिटी को जितना हो सके उतना बरकरार रखे, तो आगे चल के अगर कभी एक मिरेकल हो जाए तो हम नज़रें मिलाकर आपस में एक दूसरे के साथ बात कर पाए। मुझे आपको ज़रूर पता होगा वो शेर, मुझे एग्जैक्ट शेर नहीं कहते ना, दुश्मनी इतनी भी ना करो कि बाद में कल को जब दोस्ती करनी पड़े तो आप ना कर पाओ। लेकिन कहना आसान है और ये क्या होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, तो 2 जनरेशन्स यहाँ पे ऐसी हो गई है पैदा जिन्होंने एक पंडित को देखा ही नहीं है, उनसे कोई इंटरेक्शन ही नहीं रही है, और 2 जनरेशन्स वहाँ भी ऐसी हैं जिन्होंने किसी मुसलमान कश्मीरी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करी है। तो हमारी उम्र के लोग क्या यहाँ पे हों या वहाँ पे हों, इस कम्युनिटी से हो या उस कम्युनिटी से हो, क्या ये खाई कभी जोड़ सकते हैं आपस में, इसके पुल बना सकते हैं? मुझे नहीं पता, क्योंकि एक तरफ से हम लोग चाहते हैं जिनकी यहाँ यारी दोस्ती यहाँ आइडेंटिटी है वो तो अभी कंटिन्यू करते हैं दोनों साइड से, लेकिन जो नई नस्लें हैं दोनों साइड में, उनके लिए ये कोई मायने ही नहीं, उनको देखा ही नहीं है दूसरे को। हिंदू ने मुसलमान को नहीं देखा साथ में रहते हुए, मुसलमान ने हिंदू को नहीं देखा साथ में रहते हुए। अच्छे लोग होंगे तो अच्छे से बात करेंगे, लेकिन वो तो एक क्या बोलेंगे मसनूई आर्टिफिशियल सा हो गया ना, वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस नहीं हुई। कौन जाने आगे क्या होगा। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिस वक्त माइग्रेशन होगी, तो एक रिपोर्टर था, बडिंग रिपोर्टर था, उस वक्त किसी के हाथ में नहीं था रोकना कोई चीज, जो चला सो चला, तोप चली, गोली चली, माइग्रेशन हुई, दूसरी बात करना महाल था किसी के लिए भी। सरकार थी नहीं, सिस्टम था ही नहीं, तो खैर वो हो गया। लेकिन जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार है, मतलब आपके घर पर आपका बिल्कुल उतना ही हक है जितना मुझे अपने घर पर है। आप आना चाहे मैं तो नहीं रोक सकता, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता। जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार है 300 के आसपास कश्मीरी पंडित मारे गए, एक सिक्योर था, उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन माइग्रेशन एक रियलिटी है जो सारी दुनिया जानती है, यहाँ की कम्युनिटी जानती है। आप तो सफ़र कर ही गए, लेकिन जो यहाँ भी हुआ वो
वो कोई मतलब वाजवान का मामला नहीं था। यहाँ भी बहुत सारे लोग मर गए, घर जल गए, उखड़ गए, मतलब बागों में कब्रिस्तान बन गए। तो अगर एक कम्युनिटी ये एक्सेप्ट कर लेती है कि माइग्रेशन बहुत ज्यादती है किसी के साथ भी, तो दूसरे भी अगर अप्रिशिएट करें उस बात को कि हाँ बाकी जो लोग वहाँ रह गए, जो माइग्रेट ना कर पाए, जिनको या मतलब मौका नहीं मिला भागने का, जान बचाने का, वो भी कोई कालीन पर नहीं बैठे थे, तो मुझे लगता है कि वो रिकंसिलेशन की बुनियाद बन सकती है। आप अपनी पेन बता दें तो मैं मान लूं, मैं अपनी पेन बता दूं तो आप मान लें, तो बात से बात बन जाएगी, वो सब हो सकता है। इसमें बहुत जरूरी है इंटरेक्शन रहे, है ना। अगर अगर दोनों जिस आप और मैं अगर कभी कभी फिजिकली मिलें, बात करें आपस में और अपना दुख दर्द बांटे, तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों लोग आपस में कोई इंटरेक्शन ही नहीं रखें, तो अपने अपने स्टांसेस हार्डन होते हैं। मैं अपने ही नज़रिए पे फोकस्ड हूँ, आप अपने नज़रिए पे फोकस्ड है, और बिफोर यू एंड आई नो इट, हमारे स्टैंस जो है हार्ड हो गए इतने ज़्यादा कि अब उसमें लचक ही नहीं बची कोई। तो बहुत ज़रूरी है किसी तरीके से कि ये हम एक दूसरे से अनजान ना रहे। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी मिले, दूसरे तबके के आदमी से बार बार मिले, महीने में 3 बार मिले। लेकिन जो हमारी कॉमन हेरिटेज है, और मैं लिटरेचर पे आता हूँ, ये कॉमन हेरिटेज है। अगर हम दोनों अपनी कॉमन हेरिटेज को बरकरार रखें, तो ये एक ब्रिज बन सकता है इस चीज़ के लिए। बहुत हमारे दुख दर्द है, लेकिन उन पे बहुत मलहम लगा कल, जब मैं देखा कि मेरे वालिद एज ए पर्सन और एज ए राइटर यहाँ के लोगों में आज भी वही मकाम रखते हैं जो मैं चाहता था उनके उनके लिए वो मकाम रहे। तो ये चीज़ें कोई मामूली चीज़ें नहीं हैं, और अगर हम सारे लोग अपनी हेरिटेज को बरकरार रखें, तो यही एक थोड़ा बहुत चांस है कि ये अब लिटरेचर तो लिटरेचर हुआ, हर एक आदमी का शौक नहीं है लिटरेचर। लेकिन अगर आप कश्मीर से बाहर रहते हैं और आपके घर में एक क्रवल का पर्दा हो, समावार का कुछ हो, टोकन के नाम पर हो, तो आप अपनी आइडेंटिटी और अपनी हेरिटेज डिस्प्ले पे करें, तो आपको हमेशा याद रहेगा, और आपके आने वाली नस्लों को भी अवेयरनेस रहेगी कि यार कुछ और भी था हमारे यहाँ पे। तो ये मैं कोई दानिश्वर या कोई एनालिस्ट नहीं इस बारे में, लेकिन मैं इंडिविजुअल की तरफ से मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम अपनी हेरिटेज जो है, जो हमारी कॉमन हेरिटेज है, उसमें अपना इंटरेस्ट अगर रखें, तो चांस है, मुमकिन है उससे कि ये जो दूरियां बढ़ती जाती हैं, ये दूरियां कहीं पे कम भी रहें। ये बेसिकली अगर मुझे नहीं पता कि आपने देखा या ना देखा, कि आपको इतना मौका मिला कि हमारे यहाँ जो पंडित टाउनशिप्स हैं वो 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर के आसपास है। अब नई हाईवे बेहतर हो गई है, रेल कनेक्टिविटी है हमारे यहाँ बिल्कुल। नगरोटा में एक बड़ा टाउन है, जम्मू तो आधा कश्मीर ही है। तो जिस इंटरेक्शन की बात आप कर रहे हैं ना, दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब आप जम्मू में कोई पंडित मोहल्ला नहीं देखेंगे जहाँ आपका बूचर कश्मीरी मुसलमान ना हो, जहाँ आपके बेकर्स कांदे कश्मीरी ना हो, जहाँ कांगड़ी बेचने वाले कश्मीरी ना हो, मतलब जो जहाँ की सब्जी कश्मीरी सब्जी ना मिलती हो। वो इंटरेक्शन ग्राउंड लेवल पे होती है, लेकिन वो इतनी इनविजिबल है कि आपको मीडिया में वो नहीं दिखेगी। अच्छा, आप मेरी बात समझ नहीं, रहे हैं? मैं आपके सवाल को समझा था डायस्पोरा के, तो मैं नहीं, पहले मैं डायस्पोरा की बात कर रहा हूँ, मैं लोकल लेवल पे जो आपको बता रहा हूँ कि वो राबिता जो है वो कभी कटा नहीं। अच्छा, मतलब आज भी मैं जानता हूँ फैमिलीज को
कश्मीरी पंडित फैमिलीज को जिनके यहाँ शादी होती है तो वाजी श्रीनगर से जाते हैं, क्योंकि मुसलमान इंतसाब दीन, आप समझ गए। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे वैसा ऐसा होता है, वो राब्ते कटे नहीं। कटे नहीं। मैं कल गया अपने दोस्त के यहाँ पे शादी थी, तो मैं गया उसके घर पे। आज मैं यहाँ दोस्तों से मिला अपने, न तो हमने माइग्रेशन की बात की, हमने हमारी ये नहीं कि हमारा कोई एजेंडा था, बट हम बात कर रहे थे जो हमारे साथ गुजारे हुए दिन थे, जो हमने बेवकूफ़ियाँ करी उस ज़माने में, स्कूल में, कॉलेज में। आज हम उम्र में बुजुर्ग हो गए हैं, हमारे घर वाले साथ थे, वो सुन के हैरान हो गए, अच्छा ये ऐसे करते थे, तुम ऐसे करते थे, ये तो पता नहीं था ये ऐसे होते थे। तो राबता तो है, राबता कायम है, लेकिन ये राबता मैं चूंकि मैं 25 साल से अब यहाँ नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा फोकस अब उस पे है कि जब दूरियां बहुत है, फिजिकल डिस्टेंसेस बहुत है, तो हम कैसे कनेक्टेड रहने के लिए मैं कह रहा हूँ यही जो हेरिटेज हमारी कॉमन, जो भी हेरिटेज की चीज़ें उनको पकड़ के रखे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि शायद किसी को इसमें फायदा है कि एक नैरेटिव्स में मतलब डिवीजन रहे, मतलब मीडिया में आपको जो हम बातें कर रहे हैं, मीडिया में ये बातें आपको मिलेंगी नहीं। मैं पॉपुलर मीडिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ आपको फिल्में मिलेंगी जिसमें मारदाड़ हो, बाकी चीज़ें हो, तो शायद सियासत भी इसमें बड़ा रोल कर रही है कहीं ना कहीं। चीज़ें बदल रही हैं मसूद साहब, ये भी सच है कि मीडिया तो जहाँ पे जिस चीज़ से रेटिंग हो, कंट्रोवर्सी हो, वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन ये भी समझना कि केवल ये मीडिया की ही पैदावार है, ये भी शायद सच नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं उन लोगों को जो आपके साथ उठते बैठते हैं कि जो मैंने आपको अपनी फैमिली की माइग्रेशन की बात बताई, उससे बहुत ज़्यादा दुख भरी उनकी थी दास्तान उस ज़माने में। तो ये एक सच्चाई है। अगर हम इसको एक कश्मीरी एक्सप्रेशन है थकजोद, अगर हम थकजोद करने की कोशिश करें तो शायद वो भी सही नहीं होगा, लेकिन क्या सही होगा मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, जब आप साथ मिले, बैठे, और जैसे आपने कहा आप अपने 4 दर्द सुनाए, मैं अपने 2 दर्द आपको सुनाऊं, और अगर हमने ज़िंदगी पहले शुरू में एक साथ काटी हो तो आपको पता है कि ये आदमी यार गंदा आदमी नहीं था, ये तो मेरे साथ ही रहता था। तो हो सकता है कुछ हो, लेकिन सारा कुछ ये मीडिया की क्रिएशन नहीं है। कुछ चीज़ें हो रही हैं, यू नो, जैसे आइडेंटिटी की बात करें, जो कश्मीर की आइडेंटिटी एक मिक्स कल्चर की आइडेंटिटी होती थी सन 70 में, सन 75 में, आज कश्मीर की आइडेंटिटी चेंज हो गई है। आज वो आइडेंटिटी यूनिडिमेंशनल है ना। तो जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं और हम अजान सुन रहे हैं, लेकिन हमें मंदिरों की आवाज़ नहीं आ रही है, तो ये भी एक सच्चाई है। तो थोड़ी सी आइडेंटिटी यहाँ भी बदल गई है। इनएविटेबल है ये आइडेंटिटी बदलना, राइट, जो हम हमारे हाथ में नहीं है। जब जो हुआ वो हुआ, अब उसको हाथ में हमारे नहीं है, लेकिन कोशिश करने के लिए अगर आप शुरुआत इससे करें एक्सेप्टेंस से, जैसे साउथ अफ्रीका में आपको पता है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, ऊपर से पाबंद लगाना जो जनरल अप्रोच होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में वही भाई चलो उसको पाबंद लगा के आगे बढ़ो, ठकजोत। तो अगर एक ये भी मुहिम चले कहीं पे कि यार बैठ के एक दूसरे की बातें सुने कि यार हो गया, अब जो हो गया, जिसको ट्रूथ, आई थिंक देयर इज नो बेटर एक्सप्रेशन देन ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, एक्सेप्ट द ट्रूथ and reconcile to it and now move forward.
तो वो मेरे ख्याल से एक ज़रूरी है, वो क्लोजर के लिए ज़रूरी है। ये बात सही है जो आपने फरमाई कि अज़ान की आवाज़ आ गई तो मनादिर से की आवाज़ें नहीं, मतलब बेसिकली ये जो स्पेसेस ऑफ फेथ हैं ये लोगों की वजह से। अब जब लोग ही नहीं तो आवाज़ कहाँ से आ जाएगी? सिंबॉलिकली तो हम हर हफ्ते एक नया मंदिर रिवाइव करते हैं, ऑफिशियली पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन आवाज़ कहाँ से आएगी ना, जब बंदा ही नहीं है। दीज आर रियलिटीज। लेकिन ये बात भी है कि हमारे यहाँ एक छोटी पॉपुलेशन कश्मीरी पंडित्स की अब भी रहती है, लेकिन छोटी पॉपुलेशन है, कुछ ज़्यादा नहीं है, हज़ारों में लाखों में नहीं है। लेकिन हम कुछ ज़्यादा ही आगे ये बात करते करते मैं इस कन्वर्सेशन के आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि आप एक इंजीनियर है, आपका एक्सपोजर ग्लोबल है, कई जगह पे आपने काम किया है। ये मुझे बता दीजिएगा, आपने जब अपना शहर, ये शहर बिल्कुल आपका ही है, बिल्कुल जिस तरह मेरा है, आपने अपने शहर को कितना बदला देखा? कुछ मायनों में बहुत और कुछ मायनों में नहीं। मैं आज अपने दोस्तों से बात कर रहा था बाहर बैठकर, तो जब मैं रहता था यहाँ पे ज़ांदार मोहल्ले में, तो मैंने आपको कहा मेरे यार दोस्त, मेरे रिश्तेदार उसी इलाके में, डाउनटाउन इलाके में रहने वाले लोग थे। राजबाग हमारे लिए बड़े लोगों का इलाका था, जवाहर नगर हमारे लिए बड़े लोगों का इलाका था। वहाँ हमारे कोई दूर दराज के रिश्तेदार होते होंगे तो वहाँ खास जाना नहीं होता था, लेकिन जब भी जा रहे थे, मैं अमर सिंह कॉलेज में गया था, पढ़ता था, तो अलग ही माहौल था वहाँ पे। अब जब कल देखा मैंने अमर सिंह कॉलेज और राजबाग और ये देखा, तो मैंने देखा वो सन 70 और 75 का ज़्यादा मौला बन गया है। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, गंदे सड़कें, जो ब्यूटी होती थी वहाँ, खूबसूरती होती थी ओपन स्पेसेस की, वो अब नहीं है। तो मेरे दिमाग में एक मुहावरा आया कश्मीरी कि कहीं ना मेरी ज़हनियत को खुशी हुई कि ये राजबाग वाले जो ऊपर होते थे, तो मेरे मुंह से निकला "Hürmeyi play संग ज़ंदार मौला को मैं राजबाग नहीं बना पाया, लेकिन राजबाग अपने आप ज़ंदार मौला लेवल पे आ गया। लेकिन हम स्मार्ट सिटी हैं, आपको पता नहीं है। ज़रूर होंगे। तो आपको कितनी स्मार्टनेस लगी हमारी सिटी में? मुझे उतना मौका नहीं मिला स्मार्टनेस देखने का। मेरा जो भी टाइम था, मैं यहाँ पे लोगों के साथ रहा। कल भी फंक्शन में रहा, शाम को दोस्तों के साथ, आज फिर दोस्तों के साथ, और वो पार्ट जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। वो आज भी वही है जो तब था। तो बदल गई ये चीज़ें, ज्योग्राफिक श्रीनगर सिटी की बदल चुकी है, लुक बदल चुका है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। आई मीन बहुत अच्छी चीज़ें हैं, खूबसूरत लग रही हैं। 2012 में जब पीछे आया था मैं, उसके मुकाबले में सड़कें मुझे साफ लगी, डल मुझे थोड़ा साफ लगा उसके मुकाबले में। तो हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें भी नज़र आई, लेकिन खुशवा राजबाग जो है संदरपल्ला के लेवल पे आ गया। अगर आपको कहा जाए कि श्रीनगर सिटी में एक इंटरवेंशन बता दें जो श्रीनगर को बेहतर बना देगा, तो क्या करेंगे आप? हालांकि आप डिजाइनिंग, लैंडस्केपिंग में नहीं रहे हैं, आप मैकेनिकल फील्ड से। एक चीज़ है कि अगर हम एक अपनी सारे कश्मीरी अपनी एक पुरानी गंदी आदत को भूल जाएं। कौन सी? वो ये था, जब हम ज़ैंदार मोहल्ले में रहते थे, तो अपना कूड़ा अपने घर से खिड़की से साफ करके नीचे फेंक देते, दरिया में और कोचे में। और मुझे लग रहा है कि आज भी बहुत हद तक वही चीज़ चल रही है। अगर हम कूड़ेदान इस्तेमाल करें और कूड़ा बाहर ना फेंकें, तो वो हमारे शहर को थोड़ा खूबसूरत बना देगा। इस बात पर मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि श्रीनगर में दो चीज़ें बदली हैं, तीन चीज़ें बदली हैं। एक टीन की छतें हैं, एक पुख्ता सड़कें हैं, और तीसरी जहाँ घोड़े चलते थे वहाँ कार चलती। बाकी कोई बड़ी तब्दीली लग नहीं रही है। तबीयत वैसी है, मिजाज वैसे ही है। खैर नाजरीन, ये रही हमारी बात जो मैंने एट द आउटसेट मैंने कहा था कि हरी कृष्ण कोल हमारे एक नामी गिरामी कहानीकार थे। तो उनकी चल बसने के बाद, उनके देहांत के बाद, उनके साहबजादे ने
और उनके एक और कज़िन ने काफ़ी कोशिशें की उनकी जो कहानियाँ हैं उनको अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करने, और अब कश्मीरी में भी एक खूबसूरत एडिशन आ गया है। और इस पूरी कन्वर्सेशन का मकसद यही था कि ये जो हमारे वालिदैन हैं उनकी इनहेरिटेंस महज उनकी ज़मीनें, उनके मकान और उनके बैंक अकाउंट नहीं होते हैं, कंट्रीब्यूशंस बिखरे होते हैं। और अच्छे लोग वो हैं जो अपने वालिदैन की बिखरी यादों को जमा करके कोशिश करें कि उनका नाम जिंदा व जावेद रहे। यही मकसद था और यही सबसे बड़ी मैसेज थी कन्वे करने की। और बीच में बातें बहुत हुई, और इन बातों के हवाले से आपके जो भी तासुरात होंगे आप हमें लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम कौल साहब को टाइम मिला तो जवाब भी दे देंगे। मैं तो सवाल अब भी करता रहा शुरू से ही, जवाब तो मुझसे मत मांगिएगा, इनसे मांग लीजिएगा। तो कौल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी बात सुन ली। शुक्रिया। मुझे सब है याद ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि न याद हो।